नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। शाम के 5 बजे हैं और आप देख रहे हैं 5 का पंच, यानी कि दिन भर की वो 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और वो 5 बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए वो 5 बड़ी खबरें जिसपे आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट की बैठक को लेकर के, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साई की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे कवासी लखमा को मिलने वाली सुप्रीम राहत की। अब से कुछ ही देर में कवासी लखमा जेल से बाहर आने वाले हैं। करीब 1 साल जेल में बिताने के बाद अब उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेसी नेता भी पहुंच चुके हैं। साथ ही देखिए हम बात करेंगे अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले विधायक को लेकर के। अजय बिश्नोई ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मदद मांगी थी लेकिन उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अपराधी मंत्री कौन है, क्योंकि जीतू पटवारी ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार में 3 ऐसे मंत्री हैं जो अपराधी हैं और उसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सवाल उठाए हैं और बर्खास्तगी की उन्होंने मांग की है। साथ ही हम बात करेंगे मौत का ऑनलाइन गेम की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऑनलाइन गेम की वजह से छात्रों की जान जा रही है, भोपाल में भी अंश नाम के छात्र की जान गई है और उनके पेरेंट्स ने यह कहा है कि गेम की लत इस तरीके से लग चुकी थी कि कई बार जब मोबाइल छीन लिया गया तो उसका विरोध किया गया था और इसी की वजह से आत्महत्या को उसने अंजाम दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम साई की कैबिनेट बैठक को लेकर के, क्योंकि कई बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टीम गठित की जाएगी और जिले में देखिए नशे पर यहां पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला सीएम विष्णुदेव साई की कैबिनेट में लिया गया है और इसको मुहर मिल चुकी है। और नशे के खिलाफ में एक बहुत बड़ा फैसला सीएम विष्णुदेव साई ने कैबिनेट की इस बैठक में लिया है। और देखिए क्या क्या फैसले लिए गए हैं। 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी। इसके अलावा देखिए पुलिस के लिए विशेष अभियान समूह बनेगा। 44 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इस कैबिनेट की बैठक में 35 हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां और साथ ही निगम को ये सौंपी जाएगी। इसके अलावा देखिए कैबिनेट की बैठक में नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी मिली है, यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिले ये भी कोशिश की गई है। और छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की भी सुविधा यहां पर होने वाली है। उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की मंजूरी भी मिली है। के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान एफटीओ की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके संचालन के दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ इंक्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को राज्य में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति के अनुसार राज्य के सभी विभाग, उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में इस खबर पे लाइव जुड़ गए। शिवम, आज कैबिनेट के बैठक में कई सारे फैसले लिए गए, साथ ही स्टार्टअप नीति को भी देखे मंजूरी मिल गई है और इसके अलावा नशे के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल रोहित, देखिए छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट की बैठक में 9 बड़े फैसले हुए हैं और ये 9 बड़े फैसले अपने अपने स्थान पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे पहला फैसला जो लिया गया है वो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का लिया गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर पहले 10 जिलों में ये टास्क फोर्स गठित किया जाएगा, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा शामिल है। तमाम जो शिकायतें मिल रही थी कि नशे के पदार्थ यहाँ पर मिल रहे हैं, उनको रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद जो सबसे बड़ा फैसला है वो पुलिस के जो मुख्यालय है उसमें एक विशेष शाखा बनाने का लिया गया है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसे नाम दिया गया है, उसके लिए 44 जो नए पद हैं वो सृजित किए जाएंगे, वो उस पर भर्ती भी होगी, इसका भी फैसला किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो FTO है, यानी कि जो उड़ान प्रशिक्षण संगठन है, उसे बनाने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर ये जो FTO है वो कहीं ना कहीं काम करेगा और जो पायलट हैं वो अब छत्तीसगढ़ में बनेंगे, पायलट सीखेंगे, पायलट प्लेन उड़ाना सीखेंगे, तमाम चीज़ों का प्रशिक्षण उन्हें मिल पाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो स्टार्टअप को लेकर के बड़ा फैसला है, जिसको लेकर के लगातार युवाओं को लेकर के सरकार जो फैसला ले रही है उनमें से एक और बड़ा फैसला है। इसका उद्देश्य यही है कि देश भर में स्टार्टअप को लेकर के छत्तीसगढ़ एक केंद्र बिंदु बने, इसलिए ये फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा जो फैसला है वो गृह निर्माण मंडल और RDA से जुड़ा हुआ है। जो 35 कॉलोनियाँ बना रही थी RDA और गृह निर्माण मंडल, वो जो पूरी हो चुकी हैं, उन्हें अब नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का फैसला किया गया, जिसके तहत जो वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, ये बेहतर तरीके से वहाँ पर हो पाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नया रायपुर में एक नई बिल्डिंग बनने वाली है, बहुमंजिला ये बिल्डिंग होगी, जिसमें निगम मंडल के ऑफिसेस होंगे और सरकारी विभागों के ऑफिस होंगे, तो ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। इसके अलावा जो सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, वहाँ पे जितनी भी सरकारी भूखंड हैं उसके लिए बड़ा फैसला ये लिया गया कि कलेक्टर को तमाम जो कार्रवाई है वो करने के निर्देश दिए, यानी कि जो भी अनुमति कलेक्टर देना चाहेंगे विकास से जुड़ी हुई, वो वहाँ पर कलेक्टर खुद दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी मिली है और जो सबसे आखिरी में लिया गया है वो डिजिटल अवसंरचना को लेकर के लिया गया है। मुख्यमंत्री जो टावर योजना है, जो ऐसे जगहों पर सबसे ज़्यादा जरूरी है, मान लीजिए कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सरकार की योजनाओं के अच्छे से अच्छे क्रियान्वयन और आपने दर्शकों तक विस्तार से जानकारी भी पहुंचाई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर से ही खबर है, जहां पे देखिए अब कवासी लखमा को सुप्रीम राहत मिलने के बाद में अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में कवासी लखमा जेल से बाहर आएंगे। पिछले 1 साल से लगातार जेल में कवासी लखमा बंद थे और अब से कुछ ही देर में वो रिहा होंगे और उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं उनका स्वागत करने के लिए। हालांकि देखिए इसमें तस्वीरें ऐसी भी आई कि कोई भी बड़ा नेता यहाँ पे नजर नहीं आया, लेकिन देखिए 3 शर्तों के साथ में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। उन 3 शर्तों के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये वो 3 शर्त हैं जिसके साथ उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। अंतरिम जमानत उन्हें मिली है, क्लीन चिट अभी नहीं मिली है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्य की जीत हुई है। तो कवासी लखमा का इंतजार किया जा रहा है और जेल के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक भी पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में कवासी लखमा जेल से बाहर आएंगे। शराब घोटाला मामले में पिछले 1 साल से जेल में बंद थे। EOW, ACB और साथ ही ED की टीम लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी। जेल में बंद थे, पूछताछ इनसे हुई थी और कई बड़े खुलासे भी हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कल एक बड़ी राहत कवासी लखमा को मिली है, जिसके बाद अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में कवासी लखमा जेल से रिहा हो जाएंगे। तो 1 साल जेल में बिताने के बाद कवासी लखमा अब जेल से बाहर आ रहे हैं और इसको लेकर के दीपक बैज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है सुनाते हैं आपको। आज जिस तरह से कवासी लखमा जी का नए जमानत होने के बाद आज बाहर आ रहे, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हम लोग में भी उत्साह है। कार्यकर्ता रहेंगे, स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से उनके बाहर आने से पार्टी मजबूत होगी और सभी लोग मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे।
तो हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई। करिश्मा, क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्या हलचल और कितनी देर तक और इंतजार करना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को कवासी लखमा से मुलाकात के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है कवासी लखमा की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बेहद खास आज का दिन जो है रहने वाला है, जिसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी यहाँ पर पहुंची। कतना जो है 1 साल रही, कैसने लगा थे लखमा जी बाहर आते? अच्छा लगा थे। काफी संघर्ष जो है वो कर रहे हैं। अच्छा। तो देखिए उनका ये कहना है कि काफी जो है अच्छा उन्हें लग रहा है। कवासी लखमा जो है करीब 1 साल बाद अब बाहर आ रहे। 15 जनवरी 2026 को जो है वो जेल गए थे। उसके बाद से ही देखिए कि करीब 1 साल होने को आ चुका है, जहां पर अब उनकी रिहाई हो रही है। बड़ी संख्या में जो कवासी लखमा की पत्नी तो पहुंच गई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता कहां हैं? कौन कौन से कांग्रेस के नेता पहुंचे स्वागत करने के लिए कवासी लखमा का? आज जो हमारे यहाँ 6 बार के विधायक है, कंटिन्यू 98 से अपना जीतते ही आ रहे, और भाजपा ने कहीं ना कहीं षड्यंत्र रखी कि कहीं ना कहीं उन लोग उस सीट से 90 विधानसभा सीट से वो जीत हासिल नहीं की भारतीय जनता पार्टी। इसमें शराबी घोटाले में बहाना मार करके ईडी और ईडब्ल्यू में फंसाया गया है। वो सच्चाई है, सच्चाई का जीत का परिणाम अच्छा ही आया है, इसीलिए हम लोग खुशी से मतलब है। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जो कांग्रेस पार्टी के अन्य दिग्गज नेता है वो कहाँ है, क्योंकि वो इन तस्वीरों में नहीं नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चैतन्य बघेल की अगर हम बात करें तो चैतन्य बघेल जब जेल से रिहा हुए थे उस समय आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के तमाम नेता थे वो यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी अगर तस्वीरें देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो जिला के तमाम लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे कांग्रेस। और इसके साथ साथ कवासी लखमा के जो परिवार के जो लोग हैं, परिवारजन है, वो भी यहाँ पर पहुंचे। करिश्मा, अभी कवासी लखमा जेल से बाहर आए नहीं है, लेकिन प्रदेश में अब सियासत खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो तो निर्दोष थे, उन्हें तो फंसाया गया है, वो बलि का बकरा थे। तो कहीं ना कहीं अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है, और क्या इसके मायने? देखिए अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो कवासी लखमा है वो आदिवासी नेता है, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया शराब घोटाले में, उनको मोहरा बनाया गया। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि ये जो पूरी तरीके से शराब घोटाले मामले में जो है केंद्रीय एजेंसियों की संलिप्तता के साथ यहाँ पर जो है कवासी लखमा को फंसाने का काम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे साथ कांग्रेस से जो निगम नेता प्रतिपक्ष है वो भी मौजूद है। कवासी लखमा बाहर आने बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं, कितना उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि आप ही लोगों ने जो है बलि का बकरा बनाया, मोहरा बनाया, आदिवासी नेता का इस्तेमाल किया, इस तरीके के बयान आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ईडी, सीबीआई सारे जांच कराने के बाद आज वो कैसे बाहर आ रहे हैं? यदि आप सही थे तो आपके पास सबूत होना चाहिए। एक समय अवधि तक सरकार के द्वारा और ईडी, सीबीआई के द्वारा उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, तभी आज सत्य की जीत हुई और वो बाहर आ रहे हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको जेल में डाला। इनके साथ नहीं, पूरे कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने लगातार पिछले 3 साल में जितनी कार्रवाई की है, सारे नेता क्रमबद्ध बाहर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे पूर्व आबकारी मंत्री भी बाहर आ रहे हैं, तो सत्य की जीत हो रही है। आकाश जी, एक और सवाल मन में उठ रहा है, क्योंकि लगातार जब हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कोई दिग्गज नेता जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो समर्थकों के साथ बड़े नेता भी जो है वो भी नजर आते हैं। आज कोई बड़े नेता तस्वीर? देखिए, आपकी परिभाषा में बड़ा नेता वो है जो विधायक और मंत्री है। हमारी परिभाषा में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बड़ा नेता है, ये हमारी सोच है। मतलब क्या लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ, बातचीत करते रहिए, नजर भी बनाए रखिए, और पल पल की अपडेट के लिए आपके पास में लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बात कर लेते हैं जीतू पटवारी को लेकर, क्योंकि जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि सरकार में 3 ऐसे मंत्री हैं जो अपराधी हैं। उन्होंने बाकायदा नाम गिनाया है।
उन्होंने कहा है कि कुंवर विजय शाह, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दागी हैं, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम लिया। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर उन्होंने कहा कि दूषित पानी की वजह से जिस तरीके से लोगों की जान गई है, उसको लेकर उन्होंने हमला बोला है। साथ ही देखिए, उन्होंने राजेंद्र शुक्ल का भी नाम लिया, क्योंकि कफ सिरप से जिस तरीके से कई बच्चों की जान गई थी, उसका जिक्र भी जीतू पटवारी ने किया है और यह कहा है कि इसी आधार पे यहां पर या तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनसे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। और तीनों मंत्रियों को उन्होंने अपराधी करार दिया है। मंत्री एक विजय शाह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंत्री रहने लायक नहीं है, ये अपराधी हैं। स्वाभाविक है उनको पद से इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनको पद से हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा नहीं ले तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। एक है 26 मौतों का सौदागर, जिनके एक दवाई से स्वास्थ्य विभाग के बच्चों की मौत हो गई। 26 बच्चों की तड़प तड़प के मर गए। उस विभाग के मंत्री को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक 32 मौतें जहरीले पानी के कारण नगरीय निकाय विभाग के कारण हुआ है और 70% पानी मध्य प्रदेश में जहरीला है। एनजीटी के सीधे निर्देश है कैलाश विजयवर्गीय। और हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। मनोज जी, 3 अपराधी मंत्रियों के नाम यहां पर जीतू पटवारी ने लिए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जाएगा, इस पे भी नजर रहेगी। बिल्कुल रोहित, क्योंकि विपक्ष का काम है इस तरीके से सरकार को घेरना, बीजेपी को घेरना, और जिस तरीके की घटनाएं थी उसके बाद विपक्ष का जो हमला था वो बीजेपी और सरकार के खिलाफ था। चाहे वो भागीरथपुरा का मामला हो, इस्तीफे की मांग कैलाश विजयवर्गीय के लिए की गई थी। इसके साथ यदि बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में भी डिप्टी सीएम जो कि स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ल, उनकी भी इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके अलावा जिस तरीके से सेना का अपमान किया गया, मंत्री विजय शाह, उनके भी इस्तीफे की मांग की गई थी। ये 3 बड़े मामले हैं, हालांकि गंभीर मामले भी है और जनता में कहीं ना कहीं इन मामलों ने सरकार और बीजेपी की छवि को जरूर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस पर एक्शन की बात करें तो 2 मामलों को छोड़ दिया जाए तो अभी एक मामला मंत्री विजय शाह से जुड़ा हुआ है, उस पर जरूर हाईकमान जो है वो मंथन कर रही है किस तरीके से इस पूरे मामले में एसआईटी को अभियोजन की स्वीकृति दी जाए या ना दी जाए। यदि दी जाती है तो जरूर मंत्री विजय शाह पर जो है कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक तरफ ये भी देखना होगा कि आदिवासी का एक बड़ा चेहरा जो है विजय शाह, ऐसे में विकल्प के तौर पे शायद बीजेपी के पास बहुत कुछ नहीं है। यही कारण है कि ये पूरा मामला कोर्ट गया और कोर्ट के बाद लगातार इस पूरे मामले में विपक्ष हमलावर है और कोर्ट ने भी अभियोजन की स्वीकृति के लिए तीनों ही नेताओं को लेकर के समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा हमला किए हैं और अब बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, तो क्या ये माना जाए कि उसमें भी इसकी तस्वीर देखने को मिलेगी? यदि मंत्री विजय शाह के मामले की बात करें तो ये कानूनी में उलझा हुआ है, इस पर सुनवाई होनी है, कोर्ट के अंदर जवाब देना है, एसआईटी को जवाब पेश करना है, तो मुश्किलें जरूर इस पूरे मामले में बीजेपी के सामने है। हाईकमान के हवाले से किया जा रहा है कि वहां से इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन 2 बड़ी घटनाएं जो कि इंदौर में गंदे पानी से जुड़ी हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, बच्चों की जहरीले कफ सिरप से मौत हुई छिंदवाड़ा में, कहीं ना कहीं इससे जरूर विपक्ष को एक राजनीति करने का मौका मिला। लेकिन ये मामले जरूर आने वाले समय में जो है सदन में गूंजेंगे। बजट सत्र के दौरान इस पर चर्चा की मांग की जाएगी और विपक्ष जिस तरीके से लगातार भागीरथपुरे में विपक्ष जो है हमलावर है और लगातार मंत्रियों की इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। यदि हम बात करें तो बीजेपी ने इन जीतू पटवारी के बयान को लेकर जो है वो पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि जो सियासत है वो कहीं ना कहीं करना कांग्रेस को नहीं आती है, कोई मुद्दा जो है कांग्रेस के पास नहीं है। यही कारण है कि वो उन मुद्दों पर सियासत करती है जिस पर उन्हें जनता को गुमराह करना पड़ता है या भ्रम फैलाने की राजनीति उनके द्वारा की जाती है। बिल्कुल मनोज जी, और आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सियासत होती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब जबलपुर से आपको एक खबर बता देते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक हैं अजय बिश्नोई, और उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है।
उन्होंने ये कहा है कि कई बार बरगी बांध को लेकर के उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांगों पर किसी तरीके से सुनवाई नहीं की गई, नजरअंदाज किया गया। और इसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट भी किया है और पोस्ट में अपनी ही सरकार को घेरते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि बरगी बांध की नहर टूटी, और लेकिन इसको लेकर के जब वो बातचीत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास गए तो उस पर किसी भी तरह से उन्हें ना आश्वासन दी गई, ना कार्रवाई का भरोसा दिया गया। और इन तमाम चीजों को लेकर के अब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि इस बरगी बांध की टूटने की वजह से कई सारे ऐसे किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, कई सारे ऐसे किसान हैं जिनके खेतों में पानी पहुंच रहा है और जो खेत है वो तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर आम जनता की बात को मजबूरन उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी इस खबर पे लाइव जुड़ गए हैं। अब प्रतीक, देखिए, वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं अजय विश्नोई, और अब अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी कुछ ऐसे ही तेवर उनके देखने को मिल चुके हैं और बेहद संजीदगी के साथ वो इस बात को लिखते भी हैं, हर बार हमने देखा है। और इस बार भी मामला बेहद गंभीर है, जो कि दाई और बाई दर नहर, जो कि सबसे बड़ी परियोजना बरगी बांध की है, और फिलहाल सब दिखाया जा रहा है कि पूरा विंध्य जल्द मां नर्मदा के जल से युक्त होगा और उनके घर में भी मां नर्मदा का जल पहुंच सकेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन हमने हालिया 2 दिन पूर्व किस नहर टूट गई थी, और इस बात को भी अंकित उन्होंने अपनी एक्स की पोस्ट में किया है कि फिलहाल 87 या 89 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है, जबकि जब विंध्य की ओर यानी कटनी, सतना, रीवा की ओर पानी छोड़ा जाएगा तो इसकी मात्रा इससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा होगी। ऐसे में क्या नहर इस भार क्षमता को झेल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगी। इस लिहाज से उन्होंने इस बात की पीड़ा सोशल मीडिया पे व्यक्त की है कि इसके पूर्व भी उन्होंने खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बात से अवगत कराया है, बावजूद इसके इस गंभीर मामले पर किसी ने विचार नहीं किया। फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ है ये एक वानगी है ही हालातों की, लेकिन कहीं ना कहीं उदाहरण भी है कि फिलहाल समय रहते सचेत हो जाएं। जल्द से जल्द पूरी जो दाईदट या बाईदट नहर है उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए, उसे व्यवस्थित करना होगा। जैसे ही सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया, जाहिर है कि इस पे सियासत हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा यदि बात करें तो किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है और खासतौर पर प्रशासन का क्या कुछ रवैया है? लेकिन तत्काल रूप से दाईदट नहर की जो निकासी है पानी की वो बंद कर दी गई थी, और रिस्टोरेशन का कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मुआवजे संबंधी कार्य के लिए तत्काल अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची थी, और जो फसल का या फिर अन्य मशीनरी जिसमें मोटर शामिल है उसका नुकसान किसानों को उसकी भरपाई का तत्काल रूप से जिनका जिक्र अजय विश्नोई ने अपनी ट्वीट में किया कि वो किसान जो अब सपना लिए बैठे बिल्कुल कि मां नर्मदा का जल उन तक पहुंचेगा, उस पर कुठाराघात हो। बिल्कुल प्रतीक, तो किसानों तक राहत पहुंचे यही कोशिश भी है, और अजय विश्नोई ने भी यही कोशिश सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं भोपाल के उस मामले की, क्योंकि एक छात्र जो कि गेम की लत में देखिए किस तरीके से मशगूल हो चुका था, लगातार वो ऑनलाइन गेम खेल रहा था और यही गेम उसके आत्महत्या की वजह भी बनी है। तो ऑनलाइन गेम की वजह से छात्र ने सुसाइड किया है, और अब सुसाइड के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार देश में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पे जो छात्र हैं वो ऑनलाइन गेम का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। और गाजियाबाद में भी देखिए 3 बहनों ने सुसाइड कर ली थी, और भोपाल में भी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पे ऑनलाइन गेम की वजह से एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। परिवार ने कहा कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, घर में कई सारे मेडल भी लगे हुए हैं, लेकिन लगातार वो गेम खेलता था, जिसकी वजह से घर वाले बेहद परेशान थे। घर वालों ने रोकने की कोशिश की, घर वालों ने समझाया, लेकिन बच्चा मान नहीं रहा था, और जब उससे मोबाइल फोन छीन लिया गया तो इस बात से वो काफी नाराज हो गया था, और कहीं ना कहीं यही गेम उसके आत्महत्या के पीछे की वजह भी बनी है। और अब पुलिस सारे एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, और आगे इस पूरे मामले में पुलिस कई और खुलासे करेगी। बात सामने आई कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है, और अभी चूंकि परिवारजन शोक में है, पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए, इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती कि इन कारणों से बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया। अब बच्चा मोबाइल चलाता था, ज़्यादा घर में मोबाइल का यूज़ करता था, इस कारण से मदर ने उसकी डांटा था, और में भी ये काम हो सकता है इस बारे में, चूँकि अभी। तो फिलहाल 5 का 5 में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।